वेलकम फ्रेंड्स, चयन गढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी बहुत सारे नए अभ्यर्थी दिख रहे हैं, तो उन सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। ये चयन गढ़ आईएएस है और अभी हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी की कक्षा यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री अभी तक हमने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। और अभी हम लोग क्लास 9th का भारत और समकालीन विश्व जो बुक है उसका अध्याय 5 हम लोग आज कवर कर रहे हैं। उसका 2 वीडियो ऑलरेडी हमने कर लिया है, 2 क्लासेस हमने कर ली है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चयनगढ़ आईएएस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी सेक्शन में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर आपसे ये भी बता दूं कि अभी आपको तत्काल क्या करना है, ये इस क्लास के साथ कंटिन्यू होना है, फिर आपको बाद में वो वीडियो देख लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करना है। कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, कुछ पुराने बच्चे हैं जो पंक्चुअल स्टूडेंट है और उनको तो पता भी होगा, फिर भी मैं और बच्चों जिनको यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिक कि आपको क्या करना है। कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, चैनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए, उसके बाद चैनगढ़ आईएएस को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इतना ही नहीं, आप एक काम और करिएगा, उसको पर्सनलाइज मोड पर कर दीजिएगा ताकि कोई भी हम अगर चैनगढ़ टीम के द्वारा कोई भी अन्य कार्यक्रम लॉन्च किया जाता है या कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन आपको देना है, कोई नोटिस देनी है, तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ, अपने अभिन्न मित्रों के साथ, वैसे जिज्ञासु स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं, डिजिटल मोड में पढ़ना चाहते हैं, उनको भी इसका लिंक जरूर आप शेयर कीजिएगा ताकि वो इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके। और ये काम आप अभी ही कर दें। जो नए विद्यार्थी हैं वो क्लास के बाद भूल जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अभी मेरे बात करने के दरमियान ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अभी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमने हमने अभी तक लगभग 3 क्लासेज हमने कवर कर ली है। यहाँ पर इस वीडियो में अध्याय 5 का 2 चैप्टर हमने 2 पार्ट में इसको हमने कवर किया था और लास्ट जो है आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें हम अंतिम जो है सेक्शन इसका करने वाला है। और बता दूं कि जो बच्चे नए हैं वो कभी कभी उनसे हमेशा एक जिज्ञासु वाला सवाल रहता है, उत्सुकता, वो पूछते रहते हैं कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक बच्चा है वो स्टूडेंट, उन्होंने कमेंट किया था कि हमें पूरे बुक का जो है एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़े या कौन कौन से बुक पढ़े, उसका जो है आप लिस्ट ही हमको आप ये कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। दोस्तों, ये सारे काम जो है वो समय पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फायदा आपको क्या होने वाला है अगर हम बुक की लिस्ट तो बहुत बता देंगे। एंशियंट आप हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी बुक है, आर एस शर्मा है, झायन श्रीमाली है, बहुत सारे बुक है। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि बुक तो बहुत है, स्पेसिफिक बुक आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि एनसीईआरटी एक बार आप बढ़िया से कवर करिए, इस क्लास के साथ कंटिन्यू आप रहिए। और साथ ही साथ जो भी स्पेसिफिक बुक है, जो काम की बुक है, जो ऑप्शनल लेवल की तैयारी के बारे में आप अगर सोच रहे हैं तो उसका पूरा कार्यक्रम जो है इस चैनल पर प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रही बात बुक की, तो मैं 2-3 बुक जरूर सजेस्ट कर दूंगा, एंशियंट हिस्ट्री में भी, मेडाइवल में भी और मॉडर्न में भी। साथ ही साथ अन्य भी जो भी सब्जेक्ट है इसमें, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल इशू के सब्जेक्ट्स है, आईआर है, और भी जो टॉपिक्स है उसके बारे में, ज्योग्राफी है, उन सब की चर्चा खुद उनके बारे में कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं वो एक वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, उसके तरीके, उसकी रणनीति क्या हो, हमें कितने स्वाध्याय की जरूरत है, कितना हम सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप चैन करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, कम समय में कैसे पढ़े और किस प्रकार आपको उसका नोट्स तैयार करना है। तो उसकी चर्चा हमने कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैन करके प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो जिनका प्रश्न था उनका मैं जवाब दे रहा था। मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे। तो चलिए आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। हमने अभी तक यहाँ पर जो शीर्षक है आधुनिक विश्व में चरवाहे की बात हम लोग कर रहे थे। इसमें हमने एशिया की भी बात की थी, एशिया फिर। तो एशिया में अभी पहाड़ों पर रहने वाले जो चरवाहा समुदाय है उनकी बात हमने की थी, पठार में रहने वाले की बात की थी और मैदानी भागों में रहने वाले चरवाहा की बात भी हमने की थी। आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था किस प्रकार पहाड़ी जो चरवाहे हैं उनका जीवन किस प्रकार चलता है, उनकी गतिविधि पूरी, जो आर्थिक गतिविधि है वो पूरी तरह से जानवरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जानवरों के एक रेवड़ जो है लेके घूमते हैं और मौसम के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह अपने रेवड़ के साथ माइग्रेट करते जाते हैं। इस क्रम में क्या करते हैं, वो जिन भी जहाँ जहाँ जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हरियाली मौजूद होती है, हरा चारागाह होता है, वहाँ पर कुछ दिन के रुकते हैं और फिर समय के अनुसार ही फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो फिर वो मैदानी भागों में उतर आते हैं
और फिर जैसे ही बर्फ पिघलने लगता है, गर्मी का मौसम आता है, फिर ये पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जो हरी भरी घास है उससे इनके पालतू जानवरों का पोषण भरा जो है घास उनको चारागाह मिल पाता है। और वहाँ पर फिर अन्य एक्टिविटी के तौर पर वो क्या करेंगे, तो ऊन जो है जानवरों से जो प्राप्त ऊन होगा उसका उपयोग करेंगे, उनसे दूध से जो सामग्री बनती है, घी मक्खन इत्यादि जो है वो निकालेंगे और स्थानीय मार्केट में उस उत्पादों को बेचते हैं। इतना ही नहीं देखेंगे आप, जानवरों के खाल और उससे संबंधित बहुत सारे पदार्थ जो है वो स्थानीय लोगों से बेचते हैं और वहाँ से स्थानीय लेवल पर जो भी अनाज है उसका वो क्रय विक्रय करते हैं। और आप एक बात और भी जान जाइए कि इन्हीं चरवाहा समुदायों द्वारा हम अन्य विश्व के बहुत सारे जो है समुदायों से, संस्कृतियों से हमारा जो है मेल जोल हो पाया, क्योंकि ये जो है बहुत दूरी दूरी तक यात्रा तय करते थे, झुंड में घूमते थे। इस क्रम में क्या करते थे, विभिन्न लोगों के साथ इनका सामंजस्य होता था। बहुत सारे लोग जो है, जो किसान समुदाय है, वो बहुत इनका स्वागत इसलिए करते थे कि इनके जो जानवर थे, इनके जानवर का उपयोग क्या करते हैं, कृषि कार्य में कर लेते थे। इनके जानवर से जो गोबर है इसका उपयोग उनके खादर के रूप में हो जाता था। फिर इतना ही नहीं, इन जानवरों के साथ साथ वो वहाँ पर जो भी इनके ठूठ बचे होते थे, जो फसल काटने के बाद जो ठूठ बचता है खेत में, उसको इसके जानवर चर के उसको साफ कर देते थे। तो इस प्रकार एक दूसरे से दोनों के बीच में जो अन्योन्याश्रय संबंध है, इन दोनों का एक दूसरे से परस्पर लाभ होता था। और बदले में क्या करते थे कि ये जो है उन किसानों द्वारा उनको कुछ अनाज जो है गिफ्ट किया जाता था। और वो जो है पशु चालक जो है वो घी इत्यादि जो है, जो जरूरत के सामान है, ऊन इत्यादि इनके साथ आदान प्रदान करते थे। फिर वो रिवर के साथ आगे बढ़ते थे। और इस प्रकार देखेंगे बहुत सारे चरवाहा समुदाय जो है कहीं कहीं बहुत दूरी तक यात्रा तय करते हुए विभिन्न देशों के साथ, उनकी संस्कृतियों के साथ उनका ये सामंजस्य हुआ। वहां से बहुत कुछ वो लेके आए, नए नए वस्तु लेकर आए, यहाँ से नए नए वस्तु जाकर उनको वहाँ उनको परिचय कराया। इस प्रकार एक दूसरे में देखेंगे स्थल मार्ग से जो चरवाहे जो है वो आप देखेंगे ईरान, अफगानिस्तान इत्यादि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी जो है चरवाहा समुदाय है, जो भारत के चरवाहों से उनका मेल जो होता है, यहाँ के लोगों से मेल जोल होता है। और जिसकी हम बात करते हैं कि हम जो बोलते हैं समन्वित संस्कृति की बार बार चर्चा सुनते हैं, बार बार शब्द जो आप इससे परिचित होंगे, तो समन्वित संस्कृति के भी योगदान में चरवाहों का भी बहुत अहम जो है रोल है। इसको आप अहम भूमिका उनकी है, तो उसमें आप परेशान नहीं होगा। फिर मैंने पहाड़ों में ही बहुत सारे समुदायों की बात की थी कि चरवाहा नहीं घूमते, चरवाहा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जानवरों को घुमाते हैं। उनका अलग अलग कार्य है, जैसे कुछ लोग भेड़ पालते हैं, कुछ लोग बकरी पालते हैं, कुछ लोग उसमें है गाय भैंस का पालन करते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र के चरवाहे हैं ऊँट का पालन करते हैं। तो जो स्थानीय लेवल पर या पर्यावरण के अनुकूल जो भी जानवर उनके पास मौजूद हैं, उनका वो क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और उन जानवरों से जो भी उत्पाद उनको प्राप्त होते हैं उसको स्थानीय मार्केट में बेचेंगे। और फिर इन जानवरों के सहारे उनकी पूरी जीविका, जीवन शैली उनकी हम जान पाते हैं। तो एनसीईआरटी में प्रयास किया गया कि चरवाहों के जीवन के बारे में हम भली भांति परिचित हो सके। फिर हम आपको बताएं कि ये जो है औपनिवेशिक काल से पहले चरवाहे समुदाय की हमने बात की थी कि उनका जीवन किस प्रकार था। वो स्वतंत्रता से घूमते थे, स्वतंत्र रूप से अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्या है थे, पूरी तरह से वो स्वतंत्र थे। लेकिन बाद में जैसे औपनिवेशिक काल होता है, इन चरवाहों पर भी कुछ न कुछ अंकुश लगाया जाता है, नीति निर्माण किया जाता है और इनको एक क्षेत्र में बांधने की कोशिश की जाती है ताकि अस्थायी राष्ट्र की जो है उगाही इनसे की जा सके। जानवरों को चराने के लिए चराई टैक्स इनको इन पर वसूला जाता है, प्रत्येक जानवर पर कुछ टैक्स फिक्स किया जाता है। फिर कुछ समय फिक्स किया जाता है, कुछ चरवाहों को सुरक्षित वन जो है वहाँ पर जाने से मना किया जाता है। सुरक्षित वन में ही कुछ छोटे मोटे क्षेत्र में ही वो जानवरों को चरा सकते हैं। इसका कारण प्रभाव क्या पड़ता है कि ये लोग अपने रेवर को कम कर देते हैं, मतलब जानवरों का जो समूह है उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। कुछ चरवाहे इस पेशा को बदल कर कुछ अन्य काम में लग जाते हैं, समझ जाते हैं। तो औपनिवेशिक नीति ने इनको बुरी तरह से प्रभावित किया। तो इसकी चर्चा भी हमने की थी, ठीक है। उनकी आवाजाही के बारे में पहाड़ों में मैंने ऑलरेडी बताया, गुज्जर बकुल। अब आपको मैंने एक आपको और मैंने वर्क दिया था, मैं आशा करता हूँ कि आपको कर चुके होंगे। मैंने ये बताया था कि भारत उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप मैंने बात की थी, उसमें कितने चरवाहे समुदाय हैं, उनका कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में आधुनिक जो राज्य है उसके साथ आपको लिस्ट बनाने को मैंने बोला था कि आप लिस्ट बनाइए। गुज्जर बकरवाल समुदाय जैसे जम्मू कश्मीर में है, वो भेड़ बकरी पालते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जैसे है रायका समूह है, बहुत सारे चरवाहे जो घोटिया है, तो इनकी बात की थी। पहाड़ी इलाकों में, पठारी इलाकों में, मैदानी इलाकों में जो भी चरवाहे हैं उनकी एक्टिविटी क्या क्या है, किन क्षेत्रों में रहते हैं और क्या कार्य करते हैं, उनका मैंने आपको बोला था कि आप जरूर उसका एक जो है नोट एक आपको बताया था कि एक डायग्राम के जरिए आप उसको बना लीजिएगा, तभी कभी एग्जामिनेशन अगर पूछ दे मैच द फॉलोइंग में, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। फिर हम यहाँ देखिए रेगिस्तानी चरवाहे की बात की जा रही है। यहाँ थार रेगिस्तान में रायका समुदाय जो है ऊँट पालते हैं और ऊँट जो है क्या करेंगे, तो अब देखिए राजस्थानी इलाके में क्या होता है, बहुत दूरी दूरी पर जंगली झाड़ होती है, तो उसमें क्या होता है जानवरों को बहुत लंबा दूरी तय इनको करना पड़ता होगा। पानी भी नहीं है, पानी की तलाश में ही लंबी 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 यात्रा करते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये जानवर ऊँट पर ही डिपेंडेंसी इनकी होती है। और ऊँट के बारे में बताया था कि इनका मेला भी लगता है। आपको मेला के मैंने दिखाया था कि मरवाड़ में जो है मेला लगता है।
और फिर अपने साथ ये ऊँट पालक है वो किस प्रकार के काम करते हैं, इनका भी जीवन शैली क्या होता है। इस मेला का एक दृश्य देखिए मैंने बताया था कि पश्चिम राजस्थान में बलतोरा स्थित ऊँट मेला की हमने बात की थी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये कवर कर लिया था। फिर आपको मैंने मारू जनजाति के बारे में बताया था, मारू चरवाहों के बारे में बताया था। अब औपनिवेशिक काल में शासन में चरवाहों के जीवन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है। तो जो बच्चे नए हैं वो पुरानी वीडियो को देख लेंगे, इसमें समय व्यतीत करना हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि समय की कीमत अनमोल है। तो इसलिए मैं अब आगे आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये एक आपको डायग्राम यहाँ पर मैंने दिखाया था भारत के मैप में कि कहाँ कहाँ कौन कौन से चरवाहे समुदाय निवास करते हैं। तो मैंने बताया था गुजर बकरवाल समुदाय जो है जम्मू कश्मीर में है, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में है, भोटिया गुज्जर इस राजस्थान यहाँ पर उत्तराखंड में है। यहाँ पर राजस्थान के इलाके में रायका है, बंजारे हैं, कुछ समुदाय गुज्जर जो है आज भी गुज्जर समुदाय जो है ये भैंस पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं और इस काम में संलग्न है। यहाँ मरोसा क्षेत्र में मलधारी हैं। बंजारे का निवास स्थान बहुत लंबे मतलब एक राज्य में नहीं है, बहुत अंतर्राज्यीय इनका जो है विस्तार है। धनगर समुदाय की हमने बात की थी कि इसका महाराष्ट्र में है। कुरुमा समुदाय, कुरुबा गोल्ला ये समुदाय जो है आप देखेंगे कर्नाटका में, आंध्रा में, इत्यादि क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। फिर हमने भोटिया समुदाय की बात की थी, गुंटू भोटिया आप सुनते होंगे बार बार। मोनपा जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है। तो इस प्रकार इनकी जो है इलाका जो इनका क्या क्या है इनके बारे में आपको बताया था। इनके जीवन के बारे में क्या क्या हुआ था इनके बारे में बताया था। फिर औपनिवेशिक काल में चरवाहे जो है वो अपना जो है औपनिवेशिक नीति से बचने के लिए या उसके उपाय स्वरूप वो क्या किया क्या करते हैं। तो मैंने एक तो बताया था कि सबसे पहले अपने जानवरों का समूह जो है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा वो अन्य पेशा में अपने आप को फिर संलग्न कर लेते हैं। तीसरा होता है कि कुछ लोग जो बचते भी है वो एक स्थानीय लेवल पर कुछ न कुछ रोजगार में संलग्न होने के साथ साथ जानवर का जो है वो नए स्थान का चुनाव करते हैं। कुछ कुछ नए क्षेत्रों में वो चले जाते हैं जहाँ पर औपनिवेशिक नीति उन पर लागू नहीं हो सके। तीसरा है कि वो संघर्ष का एक जो है रूप अदा करते हैं, संघर्ष करते हैं और इस प्रकार उनका जीवन यापन जो है चलता है औपनिवेशिक काल के दौरान। तो ये हमने चर्चा की थी। फिर मैंने अफ्रीका महादेश की बात की थी कि अफ्रीका देश में चरवाहों का जीवन क्या है। तो अफ्रीका के बारे में बताया था कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है चरवाहा समुदाय है जिनको बेडुइन्स कहते हैं, बर्बेसर्स कहते हैं। यहाँ देखिए बेड्स जो है, मासाई है, सोमाली है, बुरान है, तुर्काना है। ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जिनके बारे में हमने बात की थी कि ये लोग हैं अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहाँ वर्षाधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। मतलब जो ही जो जो इनकी आजीविका का पूरा जो इनकी पूरी आजीविका है वो पूरी तरह से जानवरों पर डिपेंडेंट है। ये जो समुदाय है अपने पशुओं पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी है इनकी। और पशुओं के साथ ही जो है जो इनसे प्राप्त होता है जो सामग्री उसको बेच के स्थानीय मार्केट में स्थानीय लोगों से बेच के वहाँ निवासियों से बेच कर ये अपने जीवन यापन क्या करते हैं, गुजर बसर इनका होता है। फिर हम बात किए कि अब इन क्षेत्रों में चरवाहा की बात की थी। मसाई लैंड, इसके बारे में मैंने बताया था कि देखो ये किलिमंजारो पहाड़ का आप दृश्य देख रहे हैं ये जो है। और यहाँ मसाई लैंड की बात कहने का अर्थ है मसाई लैंड से अभिप्राय है कि यहाँ मसाई लोग का निवास स्थान रहा होगा। तो मसाई लैंड जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो इनके मैदान में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। मतलब इनकी मान्यता है कि प्रकृति के विरुद्ध है हल चलाना, मतलब धरती को वो माता मान के पूजते हैं। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। इसलिए मसाई जो है ये मान के चलते हैं कि जमीन पर खेती नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से जो भी प्राप्त है उसका वो क्या करेंगे, उपयोग उसका करना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं। लेकिन बदलते परिवेश में उनको यहाँ पर देखेंगे कि उनके साथ भी उनको अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ती है, अपने परंपराओं से समझौता करना होता है और इस प्रकार वो कृषि कार्य में भी आप संलग्न हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो समुदाय है, आप अगर अफ्रीका का मैप देख रहेंगे तो सोमालिया जो है, सोमालिया में सोमाली जो है, यहाँ पर दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान की बात जानते होंगे। यहाँ देखिए ये जो है वेस्ट एशिया में ये बिरबर्स, ताउरंग, मूर्स ये जो है सभी जनजाति जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो इन जनजातियों के बाद दक्षिण अफ्रीका में देखिए यहाँ जुलू, नामा, यहाँ तस्वाना, हेरेरो, यहाँ देखिए यहाँ पर देख रहे हैं मसाई क्षेत्र है तंजानिया में। विक्टोरिया झील के आसपास जो ये झील है इसके आसपास कौन कौन है, तो मसाई है यहाँ पर ऑलरेडी है। युगांडा में तुर्काना, यहाँ सूडान में, इथोपिया में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर मैपिंग में देखा जाए तो अफ्रीका से चरवाहों के बारे में पूछा आता है, चरवाहे समुदायों के बारे में प्रश्न आता है किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या वनडे एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए भी आपको याद रखना होगा कि चरवाहे जो है भारत में कितने प्रकार के जनजातियाँ, चरवाहे समुदाय कौन कौन, उनका नाम याद रखेंगे, अफ्रीका में याद रखेंगे, इनके क्रियाकलापों के बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। मतलब ये जो केनिया जो आप देख रहे हैं, केनिया
और केन्या और तंजानिया, इन दोनों क्षेत्रों में देखिए मसाई जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं, और मसाई जो है यहाँ पर इनकी क्रिया जो है पूरा काम जो है इनका इसी इसी क्षेत्र में यहाँ पर होता है, इनका जीवन यापन होता है। अब हम बात करेंगे इन परिवर्तन, जब औपनिवेशिक नीति का प्रभाव जब अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीकी देशों में आप देखेंगे, अफ्रीका में भी बहुत सारे जो है औपनिवेशिक शक्तियों ने शासन किया था, उसमें ब्रिटिश भी थे, फ्रेंच भी थे, डच लोग भी कुछ क्षेत्र में उनका निवास स्थान मतलब वहाँ पर कब्जा किए हुए थे। तो अफ्रीका में जो इतने प्रकार के जो औपनिवेशिक नीतियाँ लागू की जाएंगी, तो कहीं न कहीं उनका जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा, वहाँ से भी कुछ न कुछ कटौती उगाही की जा सके, ताकि व्यापार व्यवसाय में भी निवेशित उसको निवेशित करके लाभ कमाया जा सके, अधिकाधिक मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन वहाँ के परंपराओं के अनुसार वहाँ की उपलब्धता, जो प्राकृतिक उपलब्धता वहाँ पर संसाधन है, उसी के अनुरूप वहाँ पर नियम बनाए जाएंगे। जैसे भारत में जो चीज़ उपलब्ध है उसके लिए नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि हर जगह की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण और वहाँ के फसलें जो है जो इसको बोलते हैं फसल क्रॉप पैटर्न जिसको बोलते हैं, तो फसल चक्र की जो विधियाँ अलग 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 प्रकार के वहाँ पर उत्पादन में अलग प्रकार की फसलें होती है, विभिन्न किस्म की होती है। तो वहाँ जो भी उनके फायदे के अनुरूप होगा, उसी अनुसार वो वहाँ पर नीति बनाएंगे और वहाँ पर जो है एक्टिविटी करेंगे। यहाँ देखिए इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई के बारे में देखिए, मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। पूर्वी अफ्रीका मतलब हम देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे अफ्रीका है तो इस साइड के जो हम बात करते हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में जिसको हम पूर्वी अफ्रीका की बात करते हैं, तो इनकी बात की जा रही है। सोमालिया, केन्या, ये सब देश है छोटे छोटे यहाँ पर, जिसको हम आपको यही पता होगा कि हॉर्न अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, आप बताइए, आप ज्योग्राफी जरूर पढ़ रहे होंगे, तो आपसे एक प्रश्न ये भी है। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीनें उनसे छीनी, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी है। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। अब यहाँ औपनिवेशिक नीति से क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर मसाई समुदाय पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, जब नीति लागू की जाएगी तो चारागाहों का क्या हुआ इसकी बात की जाए, तो चारागाह भी ये है, जब वो कब्जा करने लगेंगे जब अंग्रेज, तो क्या करेंगे, वहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे या तो जो है व्यावसायिक कृषि जो है उसकी शुरुआत कर देंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों, जिसको स्टेपीज बोलते हैं, तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की समाजवादी ताकतों ने अफ्रीका के कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। मतलब अफ्रीका का इसको बंदरबाट हम लोग बोलते हैं। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौता हुआ। समझौता क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। मतलब जो मूल निवासी हैं उनको क्या किया गया कि एक छोटा सा क्षेत्र उनको दे दिया गया, उसमें उनको समेट दिया गया। और जो है गोरे लोग क्या करेंगे, जो उपजाऊ भूमि है, जो ज़्यादा उर्वर भूमि है, उन चारागाह हैं, उन पर अपना वो कब्जा स्थापित करेंगे। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी जमीन थी, उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ ना तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। मतलब ये जो है अपने मूल जो है क्षेत्र से अब जो वंचित हो चुके हैं, आप ये मान के चलिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि औपनिवेशिक नीति का प्रभाव क्या हुआ मसाइयों के जीवन पर, तो आप सबसे पहले तो यही बताइएगा, पहला पॉइंट पे, कि इनका जो मूल स्थान था, मूल स्थान से इनको हटा दिया गया और इनको एक छोटे से क्षेत्र में, वैसे क्षेत्र में जो कि प्राकृतिक रूप से ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, ना बारिश वहाँ होती है, न भूमि उपजाऊ है, न चारागाह की उपलब्धता है, वहाँ पर इनको समेट दिया गया। ठीक है। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल फैलाने को प्रोत्साहित क्यों करेंगे, आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह भूमि को कृषि भूमि में तब्दील करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, वैसे वैसे चारागाह खेती में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। मतलब देखिए कि औपनिवेशिक काल में इनका जो इनकी जीवन शैली में बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। मारा व सांब्रू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इस तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना जाना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे, न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760
60 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरगाह पर कब्जा करके बनाया गया था। मतलब वहाँ नेशनल पार्क की शुरुआत की गई, जानवरों को पाला जाने लगा और यहाँ पर उन क्षेत्रों में कृषि से इनको क्या किया हुआ, कृषि क्षेत्र से इनको हटा दिया गया। देखिए मसाई लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, घास के बिना पशु मतलब मवेशी, बकरियों, भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है चरवाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बुसिली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग, लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर। सोचिए वहाँ पर पर्यटन की व्यू से जो है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे रिजर्व क्षेत्र और वहाँ पर नेशनल पार्क बनाएंगे, जिससे उनको पर्यटन से लाभ हो पाए। लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते थे, स्थानीय रूप में मसाई लोग, जिनकी जीविका उन क्षेत्रों से चलती थी, वहाँ पर ये लोग भुखमरी का शिकार धीरे धीरे होने लगेंगे। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जब मसाई एसोसिएशन के बारे में ये जो है सूचना दी गई है, हमें मिली हुई है। अब हम एक और फिगर देखते हैं। मासाई नाम माँ शब्द से निकला है। माँ साई का मतलब होता है मेरे लोग, मतलब मासाई का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुववृत्तीय इलाकों में सूखे के समान हालत समान है। ऐसे समय बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, लेकिन ये मसाई लोग क्या कहें, इनकी जीविका आपको पहले बताया गया था कि ये चरवाहे का काम करेंगे और जानवरों पर इनकी डिपेंडेंसी है, वो जानवरों से दूध प्राप्त करेंगे या मांस की उपलब्धता भी जानवरों से प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जानवर तभी जीवित रहेंगे जब उनको हरा चारा उपलब्ध होगा, चारागाह उपलब्ध होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें होती हैं और धीरे धीरे जानवर जब मरेंगे तो ये भी लोग भी कुपोषण के शिकार होंगे, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में इनको संसाधन नहीं मिलने वाला है। अब हम स्रोत च की बात करेंगे। अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और आसपास में स्थित वाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नामीबिया की। नामीबिया कहाँ है? आप मैप देखिए, एटलस देखिए, या माइंड आपको पता है तो माइंड मैप खोलिए, नहीं है तो आप एटलस में देखिए कि नामीबिया कहाँ है। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त मतलब मांस और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। कारण बताइए कि जो क्षेत्र है उनमें विभिन्न प्रकार की औपनिवेशिक शक्तियों ने उस क्षेत्र को बंदरबाट कर लिया, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इनका जो है आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। नामीबिया स्थित काओकोलैंड और घुमंतू पासपगल ने शिकायत क्या की थी, इसकी बात करेंगे। हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें बंद क्यों किया गया है। हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते। वम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक वाम्बोलैंड में रह रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद है। ये सीमाएं हमें मार रही है, जीना मुश्किल है। ये लोग, वहाँ के स्थानीय लोग जो है वहाँ पर जो है एक शिकायत कर रहे हैं लोगों से। इस प्रकार उनकी जीवन शैली जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने, उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया में काउकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रशासनिक रूप से प्रशासनिक मशीनरी की सहायता से क्या करेंगे, ये उन लोगों पर नजर रखते हैं और ये भी एक संरचना जो है उनका विकास किया गया है कि एक जगह से दूसरी जगह इनका माइग्रेशन न हो, इनकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके ताकि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न जा सके। कुल मिला के कानून को फॉलो करे, कानून को तोड़ कर वो ऐसा काम ना करे, इसके लिए एक निगरानी तंत्र की व्यवस्था इन्होंने की थी। जब तक कोई बहुत खास हालत पैदा न हो जाए तब तक इन मूल निवासियों के इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किए जाए। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना, उन्हें काबू में रखना है। इसलिए उन्हें सामान्य यात्रा पास किसी भी हालत में जारी न किए जाए। अब देखिए, पास की बात मैंने की थी भारतीय यहाँ पशुपालकों के लिए भी। यहाँ पर आपको पता होगा कि पास जंगल में जाने के लिए उनको परमिट लेना पड़ता था। परमिट के अनुसार ही वो जाते थे। परमिट में जानवरों की संख्या लिखी हुई रहती थी, कितना देर उनको चराना है उसकी बात लिखी जाती थी। अल्पकालिक रूप में उनको कितने दिन वहाँ अंदर रहना है उसकी भी चर्चा होती थी। और यही बात यहाँ पास के जरिए ये जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए उनको पास बनाना पड़ता था। तो पास पर ही प्रतिबंध लगाया गया है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न जा सके। ठीक है। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाकों में लगातार
चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गया। मतलब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इनके पास अगर क्षेत्र नहीं है, ये जानवरों को नहीं चराएंगे तो जानवर जो है कुपोषित होंगे, उनकी मृत्यु होगी, और उनकी मृत्यु होगी तो इनकी भी जीवन जीवन जो है इनका भी जीवन दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि ये जानवरों की संख्या पर डिपेंड करते थे। जितने ज़्यादा मात्रा में इनके जानवर होंगे, समूह होंगे, उतना ज़्यादा उनके उत्पादन ये करेंगे और ये उससे उपभोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये होगा, नियम बनाए जाएंगे, इनकी इनकी स्थिति और दयनीय होती चली जाएगी। सरहद बंद हो गई, सरहद का अर्थ है सीमाएं की बात की जा रही है। 19वीं सदी में चरगाहों की खोजें बहुत दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के अब चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रिवर लेके किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। एक कारण आपको ये भी बताया था कि जनसंख्या जनगणना करने के लिए और हर व्यक्ति से कर वसूलने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। दूसरा है ये भी है कि अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाएंगे तो इनको जो है श्रम बल की जरूरत पड़ती थी, ताकि स्थानीय लेवल पर ये वनों में काम सके, इमारती लकड़ी को काट सके, जंगलों को साफ रख सके, या खेती में इनको लगाना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके ये लाभ कमा सके। तो अगर इस जगह से दूसरी जगह फ्री होकर घूमते रहेंगे तो इनकी काम तो इनका ये मकसद जो है अपने शक्तियों की वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करेंगे, ये नियम बनाना शुरू करने का, तरह तरह के नियम देखेंगे, समय समय अनुसार आप ये नियम में परिवर्तन करते जाएंगे और मॉडिफिकेशन के साथ नए नए नियम लागू करते जाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनका शोषण कर सके। मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार नहीं जा सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। कभी कभी आपने देखा, भारत में भी आपको देखा था, भारतीय चरवाहों के साथ क्या होता था कि वहाँ जंगल के जो अधिकारी थे वो भी इनसे वस्तु ठग लेते थे या उन पर ज़्यादा जुर्माना लगाते थे, उनको पीटते भी थे और तरह तरह के उत्पाद जो है उनसे छीन लिया करते थे। यही सिस्टम ऑफ अफ्रीका में भी इसको आप देख रहे हैं कि यही पुनरावृत्ति यहाँ पर देखी जा रही है। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और एक औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये लोग ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। मैंने बताया था कि ये उतना ही संबंध आपसे रखेंगे जितना में इनका काम निकल सके। तो ये खान जो है, बड़ी बड़ी जो खाने अफ्रीका में, उसको खान खोदना है, सड़क बनाना है, विकास के कार्य करने हैं ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके मुनाफा में। तो इसके लिए इनको ये इनसे दूर भी नहीं इनको रख सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्र में बसा के जरूरत पड़ने पर वहां से इनको ला सकते हैं। श्रमिक के रूप में इनको लाया जा सकता है। इसलिए ये नियम बना के उनको एक विस्तृत क्षेत्र में बसा देंगे। ठीक है। नई सरहदें ने चरवाहों की जिंदगी रातों में बदल दी। नई पाबंदियों और बाधाओं के आलम उन्हें प्रताड़ित किए जाने लगा। वे छोटे से छोटे इलाकों में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चारावाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधि से बहुत बुरा असर पड़ा। जाहिर सी बात है कि एक समय तक बहुत समय तक वो एक क्षेत्र में नहीं रह सकते थे। इनसे इनकी जीविका को बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ी, जीवन इनको गुजारनी पड़ेगी। इनके उत्पाद जो है नहीं बेच पाएंगे तो फिर उत्पाद भी खराब होने लगेंगे, या तो सिर्फ उस उत्पाद के कारण ही तो जीवित नहीं रहना, इनको और भी सामग्री की जरूरत होती होगी, स्थानीय मार्केट से लाते होंगे, तो वहाँ अगर नहीं जाएंगे तो फिर इनकी जीविका कैसे चलेगी, आप इस पर जरूर सोचिएगा। अब देखेंगे, अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। मैंने बताया था कि रेवर के साथ साथ वो अन्य गतिविधियां भी करते थे। वस्तु जो है, जंगली उत्पादों को निकालना, उनको स्थानीय मार्केट में बेचना, जहाँ जहाँ जा रहे हैं चराने वहाँ के लोगों से इनका संबंध अच्छा होता था, वहाँ पर भी व्यापारी काम करते थे। और वहाँ पर सीजनल क्षेत्र में, उनके क्षेत्रों में काम करके भी आर्थिक इनको मुनाफा हो जाता था। तो ये काम जो करते थे, अगर इनको एक क्षेत्र में सीमित कर दी जाएगी तो ये सारी क्रिया जो सारी कार्य पद्धति है पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंधित हो जाएगी और ये काम नहीं कर पाएंगे। औपनिवेशिक शासन करने का थोपड़ी की बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। अब देखिए कि व्यापार करेंगे उस पर भी कर लगाना शुरू कर देंगे कि आप एक व्यापार जो करने पर जो मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा जो है आप सरकार को टैक्स दे। ये चीजें आप देखेंगे। अब चारागाहें सूख जाते हैं। जब चारागाहें सूख जाते हैं, मतलब चारागाह जो क्षेत्र है वो जब इनकी पूरी तरह से सूख जाएंगे, तब इनका जीवन कैसा होगा इसकी बात अब यहाँ करने वाले हैं। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती है और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं।
और वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। एक क्षेत्र में सूखा पड़ा, दूसरे क्षेत्र में जहाँ हरा भरा चारागाह है वहाँ वो चले गए, वहाँ वो तब तक स्थायी निवास किए जब तक इन क्षेत्र में जो है फिर से नई प्रकार के चारागाह विकसित न हो जाए। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया था और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया, मतलब उनसे उनको बेदखल कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। न वहाँ बारिश होती थी, न वहाँ मिट्टी अच्छी थी, क्योंकि लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया के में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 से पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। ये स्थिति है कीनिया में चरवाहों के साथ, और इनके जानवर जो है धीरे धीरे आधी जो जानवरों की आधी संख्या है वो सूखे के प्रकोप में आ गए, चपेट में आ गए, भूखमरी से वो मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई, क्योंकि अगर उनको उनकी जीवन शैली नहीं चल पाएगी तो ये क्या करेंगे, अपने पेशे को बदलेंगे और धीरे धीरे अपने रेवड़ कम कर देंगे, जानवरों की संख्या कम कर देंगे और ये उन क्षेत्रों से इनका क्या होगा, उन कार्यों से उन क्रियाओं से इनकी मन भी भर जाएगी और दूसरे कार्य में संलग्न हो जाएंगे। यही तो अंग्रेज चाहते थे और ब्रिटिश शक्ति यही चाहती थी कि ये हमारे खानों में काम करे, हमारे लिए काम करे, सड़क बनाने में काम करे, मजदूरी करे और विकास के कार्यों में, ताकि हमको अधिक मुनाफा उसमें अपना साथ दे, क्योंकि सस्ते श्रम की उपलब्धता इनके कारण हो पाती थी। अब देखिए सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि जो भी नियम बनेंगे उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव किसी पर पड़ेगा, किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब किन पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ा, किन पर बुरा, इसकी चर्चा यहाँ पर की जाने वाली है। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलाव में सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। इसी योद्धा वॉरियर्स जो है यहीं पर संघर्ष की शुरुआत करेंगे और ब्रिटिश शक्तियों से लड़ेंगे। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामले पर विचार विमर्श करते और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। युद्धाओं से ज्यादातर नौजवान होते थे। युद्धाओं में क्यों होंगे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर की ही संपत्ति है वहाँ हमला करके दूसरे के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। आप जानेंगे जिस चीज से इनकी जीविका है, जिस चीज पर इनका आर्थिक उपार्जन होता है, वही क्षेत्र वही जो है इनके जीवन शैली में यही कार्य जो है महत्वपूर्ण होता होगा। यहाँ देखेंगे जानवरों को छीन लाना, जानवरों के जिन पर आक्रमण करके छीनना, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर हमला करना, यही सब इनकी जो है एक्टिविटी थी और इसी जरिए इनको ये वीरता का प्रदर्शन करते थे। अब यहाँ देखेंगे अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। योद्धाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जो दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और अपने समूह में लाते होंगे। और यहाँ देखिए एक फिगर में इसकी चर्चा बात नहीं करूंगा। अपने और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपने मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रखकर ही काम करते थे। मतलब इनको एक मानक तय किया गया था कि अगर आप दूसरे जानवर समूह से जानवरों को छीन कर लाएंगे तभी आपको मर्द माना जाएगा, तभी आप योद्धा माने जाएंगे। मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई समूह के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि जिस कार्य के लिए जिनसे इनकी महानता तय थी समाज में, जिस कारण ये प्रतिष्ठित थे, वही चीज छीन ली गई इनसे, तो धीरे धीरे इनकी इनकी जो है पारंपरिक शक्तियाँ ये अपना खो देंगे। जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों की लगान चुकाने के लिए कर्ज पैसा देते थे। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। मतलब यहाँ भी देखें कि एक व्यक्ति जो है जिनको मुखिया बनाया गया था, वो संसाधन पर उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो गई और वो जो है धनी हो गए। और धनी होने के बाद क्या करेंगे, वो शहर में निवास करने लगेंगे और ग्रामीण स्तर पर दो प्रकार की गतिविधि वो करेंगे। एक तो अपने जानवरों को रखेंगे, दूसरा है कि अन्य भी कार्य जो है वो करेंगे, जैसे सूद पर पैसा देंगे। इस प्रकार देखेंगे कि एक संरचना विकसित हो जाएगी इनके समूह में भी। इन सलाह समुदायों में भी एक नई संरचना का विकास होगा जिसको हम बोलेंगे शोषण मूलक व्यवस्था। और इसमें एक व्यक्ति जो है
धन संचय करके बाकी लोगों को कंट्रोल करने लगेगा। ठीक है, जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालात अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। जब तब उनके काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकलीफ ज्यादा थी वे उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस प्रकार इनकी जीविका चल जाती थी। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठजनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह से खत्म भले न हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने नियम बना दिया और नियम के साथ एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जारी कर दी। वहां पर अपने आदमी बैठाने लगे, तो इनका सामाजिक महत्व है धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे लगा। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ, मतलब सामाजिक वर्ग विभेदन देख रहे हैं यहाँ पर। विभाजन जो आप देखने को आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही संसाधन पर एक वर्ग का पकड़ होगा और अमीर गरीब गरीब की जो बात शुरू हो जाएगी, तब देखेंगे कि वहां पर आपसी भेदभाव और समानता का भाव व्याप्त हो जाएगा। और वो ऐसे जहां जिस समाज में ये व्याप्त हो गया, वहां पर आप देखेंगे संघर्ष की एक नई स्थिति तैयार हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में बदलाव से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरगाह खत्म होते गए, जानवरों को चलाना एक मुश्किल काम होता चला गया, और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर ही बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाह की तलाश में भी नहीं जा सकते थे या नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो जानवर मरेंगे, दूसरा नए चारागाह के खोज में जाएंगे, उन पर आर्थिक जो है उनका शोषण किया जाएगा या उनको दंड दिया जाएगा, तो एक तरह से और भी वो उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये ऐसा कर भी नहीं सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर समय जो है लेन देन करते हैं, और राहत, रियायत और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं। जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं, जहां जहां उनको हटाया जाता है तो वहां बोलते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारा अधिकार यहाँ नैसर्गिक है, तो हमें ये अधिकार दिए जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि संघर्ष की जो है संघर्ष का कारण जो आप देख रहे हैं, वो अंग्रेजों के संघर्ष का कारण होता है कि इनके नियमों में, जैसे भारत में आपने क्या देखा है, भारत में क्या करते हैं, सामाजिक नियमों में, सांस्कृतिक नियमों में, पारंपरिक नियमों में अंग्रेज जो है नियम बना के कानून थोपने लगेंगे, तो उसका रिएक्शन होगा। यहीं पर चरवाहों के साथ भी यही हो रही है, आप इसको ध्यान से देखिए। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि नेचुरल वातावरण में रहते हैं, नेचुरल भोजन करते हैं, और उनका जीवन का जो भी उनकी जीवन शैली है वो पूरी तरह से डिपेंडेंसी इनके जानवरों के साथ ही होती है। देखिए एक समूह है, अब देखिए ये शहर जो है, एक शहर के बीच चरवाहा समुदाय जो अपने रेवड़ू को लेकर घूम रहे हैं। देखिए जयपुर राजमार्ग पर राइका गडेरिया, और राइका गडेरिया क्या करते हैं, भेड़ पालन का काम करते हैं। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गडेरियों के नए जीवन के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को नया अनुभव बना दिया। अब इस सड़क मार्ग से क्या करेंगे, वो नए क्षेत्रों में जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अब क्रियाकलाप जो है, इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। जनरली मैंने इसमें आपको जो जरूरी चीज़ है उसको मैंने बता दिया था। अब थोड़ा एक दो चित्र देख लेते हैं। इस चित्र में ऐसे कुछ है नहीं, आपको बस बताना है कि अब जो योद्धा वर्ग है, इसका फिगर देखिए, ये तलवार वर्ग के साथ खड़े हैं, ये मसाई लोग के योद्धा वर्ग है। योद्धा गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं और स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज के समान देने के लिए वो पूर्व की ओर मुख करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। तो ये इनका जो है पारंपरिक वेशभूषा आप देख लीजिए, और इसके अनुसार ये काम करते हैं। फिर एक ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए, आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसे प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाकों का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़ कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता है। मतलब यहाँ योद्धा बनाने के लिए जो सामाजिक नियम है उसको तय करने की बात यहाँ पर दिखाई गई है कि किस प्रकार योद्धा वर्ग जो है, योद्धा बनने के लिए समाज में उनकी मान्यता कैसे मिलेगी, तो प्रचलित मान्यताओं को उनको मानना पड़ता था और उसी अनुसार उनको व्यवहार करना पड़ता था। आज भी अफ्रीका समाज में देखेंगे तरह तरह की शादी, वैवाहिक विवाह करने के लिए भी वहाँ अलग अलग की प्रथाएं हैं। आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो उसमें जब अफ्रीका महादेश के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ के सामाजिक संस्थाएं आप जरूर पढ़ेंगे कि किस प्रकार वहाँ नए नए प्रचलित नियम है। आग पर चलना, आग के साथ खेलना, दूसरे समुदाय के लोगों से युद्ध करना, जानवरों को मार देना ताकि
अगर मासाई कोई शेर को मार देता है तो उसको माना जाता है कि ये ग्रुप में ये योद्धा है, योद्धा में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार की जो पारंपरिक रीति रिवाज है, अब भले ही कुछ मात्रा में ही कम हुई हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं क्रमिक रूप से इनका विकास होते चला गया है। तो कुछ हिंसात्मक जो गतिविधियाँ है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन आज भी ये अपने नियमों को फॉलो करते हैं। तो ये था चरवाहों के बारे में, अफ्रीका महादेश में चरवाहों की ज़िंदगी हमने बात की कि मसाई लोगों का जीवन शैली क्या है, और अफ्रीका महादेश में उनकी अंग्रेजों द्वारा जो औपनिवेशिक नीति लागू की गई, जो विभिन्न वहाँ पर शोषक वर्ग है, जो औपनिवेशिक सरकारें हैं, वो क्या-क्या नियम बनाते हैं, उनसे इनके जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसकी बात हमने की। भारत के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि भारत में पहाड़ों में, पठारों में, मैदानी इलाकों में रहने वाले चरवाहे जो हैं, उनकी जीवन शैली क्या थी, औपनिवेशिक काल के पूर्व उनकी जीवन शैली क्या थी और बाद में उन पर क्या प्रभाव पड़ता था, इसकी चर्चा हमने की। तो अध्याय 5 का विधिवत जो है यहाँ पर समापन हो गया। तो अब जो बच्चे हैं, जो जो नए बच्चे हैं, उन्होंने इसको कवर किया है। पार्ट 2 पार्ट 1 में जाके आप देख के इस पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैन गाइस को अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पर जाके चैन गाइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन दबा के उसको पर्सनलाइज म्यूट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अपने मित्रों के साथ अभिन्न जो मित्र हैं या ऐसे जिज्ञासु हैं जो एनसीईआरटी को डिजिटल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, उनको चैन गाइड का लिंक जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। विभिन्न सोशल साइट्स का आप यूज करते हैं तो करना भी चाहिए। उस दौरान आप क्या कीजिएगा, लिंक जरूर शेयर कीजिए, उनको बताइएगा किस प्रकार चैन गाइड आईएएस से विभिन्न प्रकार के जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। बीपीएससी का प्लान यहाँ बनाई जा रही है। बीपीएससी बहुत जल्दी कार्यक्रम लॉन्च होंगे। यूपीएससी अन्य स्टेट पीसीएस जो है, यूपीएससी करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के तौर पर फिर माइंड बूस्टर प्रोग्राम भी हम लोग लाएंगे, और रणनीति के तहत क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, उसकी चर्चा की जाएगी। कम समय में कितना से ज़्यादा हम उसको अप्रोच ले पाए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़े, किस प्रकार हम याद रखें, किस प्रकार जो है प्रश्नों को लिखें, लिखने की कला क्या हो, किस प्रकार हम यूपीएससी में मेंस की राइटिंग करेंगे, सारे जो है कार्यक्रम यहाँ पर धीरे धीरे आपके लिए लाए जाएंगे। तो जरूरी है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को जुड़िए और अधिकाधिक इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम आज जो है, ये वीडियो अध्याय 5 जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब अगले अध्याय 6 में हम चर्चा करेंगे, अध्याय 6 के बारे में आपसे हम बात करेंगे। लाइव क्लासेस के थ्रू आपसे हम बात करेंगे। तो लाइव क्लासेस के लिए आप कल जो टाइम है, टाइम वही 5:30 ही होते हैं। तो 5 बजे 5:30 में आपको नोटिस दे दिया जाएगा। तो इस दौरान आप जरूर जुड़िएगा और लाइव सेशन में हम फिर आगे की जो है रणनीति तय करेंगे, आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करवाइए और चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।